मान्यवर साहब कांशीराम जी के पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों का हार्दिक अभिवादन। नौ अक्टूबर 2006 को मान्यवर कांशीराम जी इस दुनिया से करोड़ों लोगों को अपने यादों में, अपने कार्यों में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल दिए। दुनिया में कई महापुरुष हुए, दुनिया में कई महापुरुष हुए जिनकी याद सदियों से लोगों ने अपने दिल में संजोए रखी है। आज मान्यवर साहब कांशीराम जी के पुण्यतिथि पर उनके विचारधारा को मानने वाले, उनके कार्य से प्रेरित हुए करोड़ों लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज बहुजन संघटक के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं श्री राहुल खांडेकर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुजन संघटक के माध्यम से अनेक विषय पर वक्ताओं को निमंत्रित करके अपने विचारों से अवगत करने का मौका दिया है। आज मान्यवर कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण के इस मौके पर हम साहब मान्यवर कांशीराम जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। उनके कार्य से, उनके योगदान से हम अपना जो कार्य है वो हमें हमेशा आगे बढ़ने का, कार्य करने का, हमें रास्ता दिखाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाला है। आप सभी जानते हैं कि मान्यवर कांशीराम जी पुणे के खिड़की के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रयोगशाला में साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत थे। उनके साथ में दीना भाना नाम के कर्मचारी भी वहाँ कार्यरत थे। कर्मचारियों की यूनियन के सदस्य के नाते उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त थे और उसी दौरान उस फैक्ट्री के प्रबंधन ने बाबा साहब अम्बेडकर जयंती तथा गौतम बुद्ध जयंती के जो प्रोग्राम हुआ करते थे, प्रबंधन ने उसे रद्द कर दिया था। उसका विरोध करते हुए दीना भाना ने अपनी बात, समाज की चाहत उनके मीटिंग में रखी। इस बात से प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी नाराज हुए और उन्हें उनके नौकरी से निलंबित किया गया। ये बात उस प्रीमाइसेस में कई लोगों तक पहुंची। दीना भाना पर हुए अन्याय के खिलाफ कोर्ट में जाकर इंसाफ प्राप्त करने के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने उन्हें प्रेरित किया।
वकील के पास लेकर गए। वकील की फी खुद मान्यवर कांशीराम जी ने वहाँ पर दी और कोर्ट ने दीना भाना को इंसाफ दिया और बुद्ध जयंती तथा बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को वहाँ बहाल किया गया। मान्यवर कांशीराम जी पंजाब में पले बढ़े, शिक्षित हुए। वहाँ पर जाति व्यवस्था का इतना कुप्रभाव उन्हें देखने के लिए नहीं मिला था, लेकिन इस घटना से, दीना भाना के इस प्रकरण से उन्हें नज़दीक से ये जातिवादी मानसिकता का एहसास हुआ कि बुद्धा से और बाबा साहब अम्बेडकर से सवर्ण जाति के अधिकारी इतनी बड़ी नफरत क्यों करते हैं, क्या कारण है। और तब उन्हें ये महसूस हुआ कि जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जो बुद्धा के और बाबा साहब के प्रति सवर्ण जातियों के अधिकारियों के मन में नफरत है। मान्यवर कांशीराम जी को उनके कुछ साथियों ने, यह घटना 1962-63 की है, आज से लगभग 40-60 साल पहले की, उन्हें बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किताब उन्हें पढ़ने के लिए साथियों ने दी और मान्यवर साहब ने कई बार कार्यकर्ताओं के मीटिंग में ये जाहिर तौर पर कहा कि मैंने उस किताब को पढ़ लिया, एक बार नहीं पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा और समझने की कोशिश की बाबा साहब इस देश की जाति व्यवस्था से इतने बड़े दुखी क्यों थे, जाति व्यवस्था का निर्माण किसने किया, क्यों किया, उससे फायदा किसे प्राप्त हुआ और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ, जाति व्यवस्था कौन टिकाए रखना चाहते हैं और जाति व्यवस्था का अंत करने के लिए कौन प्रयास कर रहे हैं, कौन संघर्ष कर रहे हैं। ये तमाम बातें उस किताब के माध्यम से मान्यवर कांशीराम जी को पढ़ने के लिए मिली और उस किताब ने उन्हें प्रेरित किया कि जिस जाति व्यवस्था के कारण सदियों से भारत के बहुसंख्य लोग, शूद्र और अतिशूद्र समाज के लोग, जिसकी तादाद 85% के लगभग होती है, ये तमाम के तमाम लोग इस जाति व्यवस्था से पीड़ित है, दुखी है, अपमानित हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ने का समान अवसर सदियों से नहीं मिला है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर चल बसने के बाद उनका आंदोलन रुक सा गया था, उसमें विघटन आने लगा था, नेताओं में एक विचार नहीं हो पा रहा था। जिस दिशा में बाबा साहब अम्बेडकर अपना आंदोलन लेके जाना चाहते थे, उस दिशा में आंदोलन नहीं जा रहा था। मान्यवर कांशीराम जी ने अपने जीवन में उस किताब के आधार पर बाबा साहब ने जो चाहत रखी थी कि जाति व्यवस्था का अंत कैसे किया जाए, उन्होंने जो रास्ते सुझाए थे, उस रास्ते पर कौन चलेगा, किसकी ज़रूरत है, नेतृत्व कौन देगा, ये तमाम बातों पर सोच समझकर मान्यवर कांशीराम जी ने फैसला लिया था कि मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस आंदोलन को मंजिल तक लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अकेले के सोचने से ये काम नहीं हो सकता है। तो उन्हें ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े दुख भरे लफ्ज़ों में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो ये पढ़े लिखे लोग रिजर्वेशन के माध्यम से पूरे भारत में शासकीय सेवा में कार्यरत हुए थे, सुख और चैन का जीवन जी रहे थे, लेकिन अपना कर्तव्य भूल गए थे। और इसीलिए बाबा साहब को बड़े दुख से कहना पड़ा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जब मान्यवर कांशीराम जी को इस बात से
सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि पढ़े लिखे लोग समाज को क्यों देना नहीं चाहते, समाज में क्यों लौट कर आना नहीं चाहते, समाज का दुख दर्द क्यों बांटना नहीं चाहते, समाज को दिशा निर्देश देने के लिए वो अपना समय क्यों नहीं देना चाहते, क्या तकलीफ है। और इसीलिए मान्यवर कांशीराम जी ने जो प्रतिज्ञाएं की थी कि बाबा साहब का मिशन यदि मंजिल तक मुझे पहुंचाना है तो मुझे अपना घर नहीं बसाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, कई बार उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जाहिर तौर पर ये घोषित किया था कि मैं इस मिशन से, बाबा साहब के, महात्मा फुले के, राजर्षि शाहू महाराज के मिशन से मैं इतना बड़ा प्रभावित हुआ कि जब महात्मा फुले ने 42 साल अपने जीवन के इस आंदोलन को नेतृत्व देकर दांव पर लगा दिया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, शाहू महाराज ने अपने ज़िंदगी के 28 साल इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिए। बाबा साहब ने लगभग अपने ज़िंदगी के 40 साल ये मानव मुक्ति के आंदोलन को, समता और स्वाभिमान के आंदोलन को प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दिए। यही प्रेरणा लेकर मान्यवर कांशीराम जी ने संकल्प लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मृत्यु तथा जन्मदिन के किसी भी प्रोग्राम में मैं शामिल नहीं होऊंगा, मेरी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, अभी इसके बाद पूरा बहुजन समाज ही मेरा परिवार होगा, उनके दुख और दर्द का मैं साथीदार बनूंगा। ये जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने की, ये प्रतिज्ञाएं साधारण प्रतिज्ञाएं नहीं थी। ये साधारण व्यक्ति ऐसी प्रतिज्ञाएं नहीं कर सकता है, ना उस पर चल सकता है, लेकिन मान्यवर कांशीराम जी ने कठोर प्रतिज्ञाएं करके उस पर तो हयात, आजीवन, जिंदगी के अंतिम दम तक उन्होंने वो प्रतिज्ञाएं का पालन किया। समय गवाह देता है कि उन्होंने अपने प्रतिज्ञाओं के साथ समझौता नहीं किया, उस पर चल पड़े। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मान्यवर कांशीराम जी अकेले चले, लेकिन उनकी जो मिशन थी, उनका जो जज्बा था, उनका जो समर्पण था, उनका जो त्याग था, उसे देखते हुए हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता उनके साथ चले और ये एक मूवमेंट पूरे भारत में फैला। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, इसे अंडरलाइन किया गया। और 1971 और 72 में बाम सेप की एक कंसेप्ट विकसित की गई, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज कम्युनिटीज ए फेडरेशन, कि बैकवर्ड जिसमें SC ST और OBC, और माइनॉरिटीज़ में पूरी की पूरी माइनॉरिटी जिसमें सिख आते हैं, मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, ऐसे कुल मिलाकर 85% लोगों के भलाई के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, कर्मचारियों उनका समाज के लिए योगदान देने के लिए एक संकल्पना रखी गई कि ऑल इंडिया लेवल का ये संगठन होगा। ये संगठन सरकारी दफ्तरों में रजिस्टर्ड नहीं होगा, ये नॉन रिलीजियस रहेगा, नॉन एजुकेशनल रहेगा और पे बैक टू दी सोसाइटी, ये उसका बेसिक आइडियोलॉजी होगा। जिस समाज में हम पले और बढ़े, उस समाज का बहुत बड़ा कर्जा हमारे सर पर है और उसे उतारना ये हमारा कर्तव्य है। आप इस बात से वाकिफ है कि गिरनार में सम्राट अशोका ने एक शिलालेख खुदवाया है। आप में से जरूर कुछ लोग वहाँ जाकर आए होंगे। वहाँ जो शिलालेख है उसका ट्रांसलेशन हुआ है। अशोका के लगभग सभी शिलालेखों का, स्तंभ लेखों का ट्रांसलेशन हुआ है, अनुवाद हुआ है। उस गिरनार के शिलालेख में जो उन्होंने आदेश खुदवाया और अपने विचार प्रकट किए, अशोका बोलता है उस गिरनार की शिलालेख में कि मैं सम्राट हूँ, लेकिन सम्राट होना ये बड़ी बात नहीं है। यदि सम्राट अपने नागरिकों का
अपने प्रजाजन का यदि पिता की तरह ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें अपना बेटा और बेटी के मुताबिक यदि प्यार नहीं करते हैं, उनके दुख और दर्द को दूर करने के लिए कार्य यदि करता नहीं कोई सम्राट, उसे सम्राट कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उस शिलालेख में अशोका ने ये लिख कर रखा है कि जनता का बहुत बड़ा कर्जा मेरे सर पर है और उस कर्जा से विमुक्त होने का मैं प्रण लेता हूं। मैं तो हयात जनता के काम में अपना योगदान देते रहूंगा, उन्हें अपनी सेवाएं अर्पित करते रहूंगा। और इसीलिए उन्होंने अपने शासन के सभी अंगों को, शासन के तमाम प्रशासकीय अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि आप जनता के बीच में जाओ, जनता के साथ संवाद करो, उनकी क्या दुख और तकलीफें है उसे दूर करने के लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। उन्हें प्यार और मोहब्बत के साथ निभाओ। सरकारी पैसा जनता के भलाई के लिए खर्चा होना चाहिए, क्वालिटी वर्क होना चाहिए, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उस गिरनार के पहाड़ी पर अशोका के द्वारा खुदवाया हुआ जो स्तंभ लेख है, उसमें पे बैक टू दी सोसाइटी का बहुत बड़ा थॉट, बहुत बड़ा सिद्धांत अशोका ने दुनिया के सामने रखा। चाहे शासन का सर्वोच्च पद विभूषित करने वाला व्यक्ति यदि जनता के साथ नहीं जुड़ता है, जनता के दुख और दर्द को दूर करने के लिए अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल यदि नहीं करता है, तो उसे उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। और इसीलिए H.G. वेल्स नाम का इतिहासकार अशोका के बारे में ये बोलता है कि दुनिया में कई शासक हुए हैं, कई प्रशासक हुए हैं, लेकिन अकेला अशोक ऐसा शासक हुआ जिसने इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में अपना कार्य के माध्यम से अपना नाम रोशन कर दिया है। वो राजा और महाराजाओं में ध्रुव तारे जैसा आज भी चमकता है। दुनिया के लोग उसे आज भी सलाम करते हैं, उनके पे बैक टू दी सोसाइटी के थॉट को लेकर, उनके कार्य को लेकर। तो कई लोगों ने अशोका से प्रेरणा ली, अशोका ने बुद्धा से प्रेरणा ली। और इसीलिए मान्यवर कांशीराम जी ने सूर्या मैगजीन को 1987 को जो मुलाकात दी थी, उसमें उन्हें पूछा गया था कि आप किसे आदर्श मानते हैं, किस प्रकार का राज चाहते हैं, किस प्रकार की शासन व्यवस्था आप चाहते हैं। तो मान्यवर कांशीराम जी ने सूर्या मैगजीन को 87 को दिए हुए इंटरव्यू में कहा था कि मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि दुनिया में एक ऐसा शासक हुआ है जो शांति के रास्ते पर चला, जो लोक कल्याण के लिए जिया और जिसका प्रशासन दुनिया ने आज भी आदर्श के रूप में माना है, वो सम्राट अशोक। ये मेरा आदर्श है। उनके सपनों का भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत हम यहाँ लाना चाहते हैं। तो अशोका का गिरनार में खुदवाया हुआ जो स्तंभ लेख है, पे बैक टू दी सोसाइटी, ये जो सिद्धांत उसमें प्रस्तुत किया है, ये सिद्धांत मान्यवर कांशीराम जी ने अपने जीवन में अपनाया, कार्यकर्ताओं को समझाया और लाखों लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ने के लिए शिविर पैटर्न, कैडर कैंप का एक नया सिद्धांत भारत में उन्होंने प्रस्तुत किया। अने बहुजन समाज में कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने का बहुत बड़ा क्रेडिट मान्यवर कांशीराम जी को जाता है। उन्होंने इस कैडर कैंप की शुरुआत नासिक से की, लेकिन प्रतिज्ञाएं अमल में लाने का कार्य पुणे से शुरू किया। पुणे वो शहर है जहाँ पर शिवाजी महाराज ने अपना प्रशासन शुरू किया। पुणे वो शहर है जहाँ पर महात्मा फुले ने मनुवादी समाज व्यवस्था के कारण हजारों साल से जो शिक्षा से वंचित थे बहुजन समाज के लोग, महिलाएं, उनके लिए सबसे पहले स्कूल खोली, छुआछूत का अंत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया, सत्यशोधक समाज का निर्माण किया और एक रास्ता दिखा दिया कि मनुवाद का अंत करने के लिए शिक्षा से बड़ा दूसरा हथियार नहीं हो सकता है। और इसीलिए महात्मा फुले को बाबा साहब ने अपना गुरु माना। उसी पुणे में बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर होकर पुणे पैक्ट पर दस्तखत करने पड़े। जिस पुणे पैक्ट का मान्यवर कांशीराम जी ने बामसेब DS4 के माध्यम से धिक्कार किया, उसका निषेध किया, डिनाउंसिएशन किया, पुणे से ही किया। और पुणे से ही
मान्यवर कांशीराम जी ने बामसेप की कंसेप्ट डेवलप किया, कर्मचारियों को संगठित किया, उन्हें रास्ता दिखाया कि हमें ये अपना मिशन बहुजन समाज का किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। हमारे पास साधन नहीं है, हम संपन्न लोग नहीं हैं, लेकिन संपन्न लोगों का हमें सामना करना है, मुकाबला करना है, तो साइकिल का इस्तेमाल करना है, अपने पैरों का इस्तेमाल करना है। और इस प्रकार से मान्यवर कांशीराम जी ने कार्यकर्ताओं को ये मिशन के बारे में प्रशिक्षण दिया, उन्हें समझाया अपने ड्यूटी के प्रति, उन्हें दिशा दिखाई और किस प्रकार के प्रोग्राम हमें अमल में लाने हैं, किस दिशा में इस मिशन को लेके जाना है, कार्यकर्ताओं का क्या जिम्मा होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से समाज के साथ अपना संवाद प्रस्थापित करना चाहिए, समाज का विश्वास किस प्रकार से कर्मचारियों पर टिका रहेगा। ये तमाम बातें प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से मान्यवर कांशीराम जी ने कार्यकर्ताओं को समझाई। पुणे से ये मिशन शुरू हुआ, जहाँ से शिवाजी महाराज ने अपना शासन प्रशासन शुरू किया था, जहाँ से महात्मा फुले ने समाज परिवर्तन के आंदोलन को गतिमान किया था, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को येरवडा जेल में गांधी जी के उस दबाव तंत्र के कारण, बनाए हुए कुतंत्र के कारण बाबा साहब को पुनः करार करना पड़ा। और इसके ऊपर मान्यवर कांशीराम जी ने द ईयर ऑफ चमचाज, चमचा युग नाम की किताब लिखी। इस पुनः करार से भारत में चमचों की फसल आई, एससी में चमचा तैयार हुए, ट्राइब में चमचे तैयार हुए, ओबीसी में चमचे तैयार हुए, माइनॉरिटीज़ में चमचे तैयार हुए। सही नेतृत्व सामने नहीं आने दिया गया और सही नेतृत्व को किस प्रकार से दबाना चाहिए, किस प्रकार से पीछे ढकेलना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास हुए और इसके कारण इस मूवमेंट को, बहुजन समाज के मूवमेंट को काफ़ी पीछे जाकर रुकना पड़ा। यहाँ पर मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा कर्मचारियों को एहसास दिलाया गया कि यदि फुले का आंदोलन नहीं होता, सावित्रीबाई का योगदान नहीं होता, शिव महाराज ने आरक्षण की शुरुआत यदि नहीं की होती और बाबा साहब के द्वारा इस आंदोलन को यदि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचाया गया होता, तो हमें शासन के सेवा में आने का मौका नहीं मिलता। हम उसी हालत में रहते जहां पर सदियों से हमारे पूर्वज रहते थे। इसीलिए समाज के योगदान के कारण हमें ये अच्छे दिन देखने के लिए मिले हैं। आने वाले पीढ़ियों के अच्छे दिन टिकाए रखने के लिए हमें भी अपना योगदान देते रहना चाहिए। इस मूवमेंट को हम रजिस्टर नहीं करेंगे, बामसेप को रजिस्टर नहीं करेंगे, कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं हो सकती है समाज परिवर्तन की, वो अनरजिस्टर्ड रहेगी, ताकि सरकारी कर्मचारी अपना योगदान समाज के भलाई के लिए देते रहेंगे, उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे, उन्हें जानकारी देते रहेंगे और सही दिशा में नॉन पॉलिटिकल रूट्स का निर्माण करने में ये कर्मचारी बहुत बड़ा योगदान देकर, बाबा साहब ने जो दर्शाया हुआ रास्ता था कि जब तक आप हुक्मरान नहीं बनते हैं, लोकतंत्र भारत में है, संविधान भारत में है, हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, एक वोट का एक मूल्य है, वन वोट वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत पर अमल करने के लिए नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत करना ये अत्यावश्यक है। और इसके लिए कर्मचारियों के द्वारा जो संगठन तैयार हुआ मान्यवर कांशीराम जी के दिशा निर्देशन में, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, जिसकी आधारशिला 1973 में जिसे एक कंसेप्ट के रूप में डेवलप किया गया, 5 साल तक पूरे भारत में उस संगठन को बढ़ाया गया और बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन पर 6 दिसंबर 1978 में दिल्ली में बामसेप की घोषणा की गई। उस बामसेप के घोषणा पत्र के माध्यम से, बामसेप के एजेंडा के माध्यम से पूरे भारत में कई शासकीय कार्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के कर्मचारियों को इस मिशन के साथ जोड़ा गया, उन्हें अपना मिशन समझाया गया, उन्हें अपना उद्देश्य समझाया गया और लाखों लोग इस मिशन के साथ जुड़े। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा भारत का जहाँ पर बामसेप की शाखाएं शुरू ना हुई। मान्यवर कांशीराम जी ने खुद ऐसे हजारों कैंप्स को एड्रेस किया, हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, खुद साइकिल चलाई और लाखों लोगों को साइकिल चलाने की प्रेरणा दी। कम पैसे में मूवमेंट कैसे चलानी चाहिए,
कम पैसे में मूवमेंट को आगे कैसा बढ़ाना चाहिए, इसे लेकर मान्यवर कांशीराम जी ने आदर्श प्रस्तुत किया। और इसीलिए मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा भारत के कोने कोने में कर्मचारी प्रभावित हुए और कर्मचारी उनके माध्यम से इस आंदोलन को बहुत बड़ी गति प्राप्त हुई। जब कर्मचारी नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत कर रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं तो समाज के भलाई के लिए, समाज के भविष्य के लिए, आने वाले नए पीढ़ी के निर्माण के लिए, और यदि हमें और आगे बढ़ाना है मूवमेंट को, तो कर्मचारी आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते हैं, वो राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? तो उस परिवार में, कर्मचारियों के परिवार में जो महिलाएं हैं, जो विद्यार्थी है, जो युवा है, जो संघर्ष करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और इसीलिए 6 दिसंबर 1981 को मान्यवर कांशीराम जी ने दूसरे संगठन को जन्म दिया, उसे स्थापित किया, जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के नाम से दुनिया जानती है। वो भी अनरजिस्टर्ड था, जिसे शॉर्ट में DS4 के नाम से जाना गया। यानी मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा जो भी आंदोलन शुरू हुए, जो भी संगठन का निर्माण हुआ, एक संकल्प के रूप में कि बाबा साहब अम्बेडकर का 6 दिसंबर ये जो महापरिनिर्वाण दिन है, उसी महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में उसी दिन पर मान्यवर कांशीराम जी ने 2 संगठन बहुजन समाज को दिए। 6 दिसंबर 1978 को बामसेप नाम का संगठन दिया, 6 दिसंबर 1981 को DS4 नाम का संगठन दिया। दोनों भी अनरजिस्टर्ड थे। कई सामाजिक अन्याय अत्याचार के खिलाफ DS4 ने आंदोलन खड़े किए, युवाओं का नेतृत्व तैयार किया, महिलाओं की लीडरशिप डेवलप किया, समाज में अपने खुद के साधन तैयार करने के लिए प्रेरित किया, खुद साइकिल चलाई, 4200 किलोमीटर साइकिल मान्यवर कांशीराम जी ने चलाई। पुणे में एक बार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर हूं। मैं जितना पैदल चला हूं, जितना मैंने रेल से सफर किया है, जितना हवाई जहाज से मैं चला हूं, मैंने भारत को कई बार देखा। भारत के कोने कोने तक मैं पहुंचा हूं, भारत के कई देहातों में मैं गया हूं। मैं एक मजदूर के रूप में आज भी क्रियाशील हूं। मुझे ये कहते हुए कभी संकोच नहीं होता कि मैं मजदूर हूं, मैं किसान का बेटा, एक गरीब परिवार से आया हूं, और मुझे समाज को जगाना है, समाज को दिशा निर्देश करना है, समाज को अपने हक और हकूक के प्रति जानकार बनाना है। और इसीलिए मान्यवर कांशीराम जी ने DS4 के माध्यम से कई सारे सामाजिक आंदोलन चलाए, सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक मुक्ति का एक प्रोग्राम लेकर वो आए, छुआछूत का अंत करने के लिए, गैर बराबरी का अंत करने के लिए, भारतीय शरणार्थी जैसे आंदोलन उन्होंने चलाए। आजाद भारत में बहुजन समाज ये दूसरों पर निर्भर क्यों है? आजाद भारत में बहुजन समाज दूसरों पर निर्भर क्यों है? क्या ये आज़ादी सवर्णों तक सीमित है, या मजदूरी करने वाले, किसानी करने वाले बहुजन समाज के लोगों तक क्या आज़ादी के फल पहुंचे हैं? 1987 को जब आज़ादी को 50 साल हुए थे, उस समय मान्यवर कांशीराम जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था कि आज़ाद भारत में बहुजन समाज निर्भर क्यों है, आश्रित क्यों है। तो वामसेप और DS4 के माध्यम से आंदोलन चलाए गए, साइकिल रैलीज निकाली गई और कई सभाओं का आयोजन हुआ, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकली। भारत के कोने कोने तक ये संदेश पहुंचाने के लिए साइकिल का प्रयोग किया गया, लाखों की सभाएं हुई। और ये सब करने के बाद उनके सामने यही एक सपना था कि बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख लो, आपको भारत के शासक के रूप में आगे आना है, आपको शासक बनना है। तो शासक बनने के लिए राजनीतिक दल का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली में मान्यवर कांशीराम जी ने ये जो नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत हुए थे वामसेप के माध्यम से, DS4 के माध्यम से, उन्हें सही दिशा, राजनीतिक दिशा देने के लिए, राजनीतिक हक और हकूक प्राप्त करने के लिए चुनाव के मैदान में बहुजन समाज के तमाम जातियों के लोगों को चुनाव लड़ने की
एक दिशा देने के लिए, उन्हें मौका देने के लिए बहुजन समाज का राजनीतिक दल बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर उन्होंने गठित किया, जिसे बहुजन समाज पार्टी या बीएसपी के नाम से दुनिया जानती है। 1984 से लेकर 2002 तक मान्यवर कांशीराम जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे और उनके दिशा निर्देश में बहुजन समाज पार्टी 12 साल में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनाव आयोग के द्वारा घोषित हुई। 1996 में बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ। ये पहली पार्टी है जो केवल 12 साल के अंतराल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के बैनर के अंदर कर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया मंडल कमीशन का। ये मंडल कमीशन ओबीसी समाज के लिए भारत के संविधान की धारा 340 के अंतर्गत गठित हुआ था। पहले इसी धारा के अंतर्गत पहला पिछड़ा आयोग, जिसे फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन काका कालेलकर के नेतृत्व में गठित हुआ था, और दूसरा बैकवर्ड कमीशन 1978 में गठित हुआ था बीपी मंडल के नेतृत्व में। और उन्होंने अपना रिपोर्ट ज्ञानी जैल सिंह जी, उस समय के राष्ट्रपति, उनको पेश किया था। 1980 को इसकी सिफारिश आ गई थी। बहुत ही साइंटिफिकली सर्वे कराया था और भारत में 52% ओबीसी के लोग हैं, जिसमें माइनॉरिटीज को भी सम्मिलित किया गया था। जो क्राइटेरिया बनाए थे कि भी पिछड़े कौन है, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कौन है, उसका क्राइटेरिया क्या है, और उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए साइंटिफिक रिसर्च करके कई नामांकित रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद लेकर ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट तैयार किया गया था। और 52% बहुजन समाज में ओबीसी के लोग, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, ये 52% है। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट बताती है, आंकड़े हमें बताते हैं। और इसीलिए मान्यवर कांशीराम जी ने तय किया था कि शेड्यूल कास्ट के लोग भारत में आज सरकारी नौकरियों में उनके लोक संख्या के अनुपात में अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोग अपना अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के कारण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अन्य पिछड़े समाज के लोग ये अधिकार से वंचित रखे गए हैं, उन्हें गुमराह किया गया है। और इसीलिए मान्यवर कांशीराम जी ने उनके द्वारा जितनी भी पत्रिकाएं संपादित होती थी, गुजराती में होती थी, बंगाली में होती थी, मराठी में होती थी, हिंदी में होती थी, ऑपरेशन इंडियन नाम का एक उनका पीरियोडिकल अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। कुछ कार्यकर्ताओं को हैदराबाद के या बंगलोर के कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रेरित करके वहाँ की जो लैंग्वेजेस है उसमें भी उन्होंने अपने पत्रक या पीरियोडिकल्स या मैगजीन्स शुरू किए थे, ताकि मूवमेंट की बात, आंदोलन की बात, कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग अपने माउथपीस के माध्यम से, अपने मुखपत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे। उसमें लेखक निर्माण हुए, कवि का निर्माण हुआ, कई साहित्यिक आगे आए, उन्हें मौका मिला लिखने का, अपने विचार प्रस्तुत करने का, अपना एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ। तो मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा बहुजन नायक में, बहुजन संगठक में, बहुजन दिग्दर्शक में, श्रमिक साहित्य में, ऑपरेशन इंडियन में मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या है, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या है, मंडल कमीशन में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, उसके अधिकारी कितने हैं, उनकी भागीदारी कितनी है, ये तमाम बातें उन्होंने समाज के सामने रखी। कई दीवारों पर हमारे जो पेंटर्स है, उन्होंने पेंटिंग स्क्वाड का निर्माण किया था। बेहतरीन तरीके से उन्होंने पेंटिंग करके समाज को जगाने का कार्य किया। आज हमने ये जोर देकर कहना चाहिए, हमारे पास सबूत है, हमारे पास आधार है कि यदि आज ओबीसी समाज की यदि कुछ भलाई हुई है या ओबीसी समाज को यदि कुछ इंसाफ मिला है, तो उसका पूरा श्रेय वामसेप, BS4 और BSP के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी के नेतृत्व को, उनके द्वारा संचालित तीनों संगठनों को और उसमें कार्यरत लाखों कर्मचारियों को, लाखों कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को, युवाओं को जाता है, जिन्होंने मंडल कमीशन के प्रचार और प्रसार के लिए कई साल उसमें योगदान दिया। जल भरो आंदोलन में वो शामिल हुए और ओबीसी की समस्या
ये देश की प्रमुख समस्या है, ये मुद्दा लेकर, ये विषय लेकर मान्यवर कांशीराम जी पूरे भारत में ये प्रोग्राम लेकर गए और कई ओबीसी के नेता, कई ओबीसी के कार्यकर्ता, कई ओबीसी की महिलाएं, कई ओबीसी के विद्यार्थी, कई ओबीसी के युवा वाकिफ हुए कि मंडल कमीशन ने हमें ये सब दिया है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी, शासक दल हमें इसकी जानकारी नहीं देना चाहते हैं, हमें दूर रखना चाहते हैं। और इसीलिए मान्यवर कांशीराम जी ने, जो महात्मा ज्योतिराव फुले ओबीसी से आते थे, उन्होंने जो कहा था कि मराठी में लिखा था की जात संख्येच्या प्रमाणात कामे नेमाती ही खरी न्यायाची रीती। जात संख्येच्या प्रमाणात कामे नेमाती ही खरी न्यायाची रीती, मतलब आरक्षण जिसे भागीदारी बोला जाता है। मान्यवर कांशीराम जी ने कहा कि आरक्षण इज नथिंग बट द पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कि ये आरक्षण जिसे हम भागीदारी बोलते हैं, जिसे शाहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 को जो नोटिफिकेशन निकाला था कोल्हापुर गैजेट में, उसमें शेयर इन गवर्नेंस, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, ये शब्द का प्रयोग किया है। शेयर मतलब हिस्सा, भागीदारी। और आज मंडल कमीशन के सिफारिशों के मुताबिक आज भी केंद्र सरकार, आप हम सभी लोग जानते हैं कि जो साइंटिफिक डेटा है, एप्रोप्रिएट डेटा है, एक्चुअल आंकड़ेवारी है, वो सरकार के पास है। और यदि इनके भलाई के लिए योजनाएं बनानी है, तो योजनाएं बनाने के लिए आंकड़ेवारी यदि नहीं है, तो बजट की प्रोविजन कैसे होगी, उस पर अमल कैसे होगा, उन्हें फायदा कैसे पहुंचाया जाएगा। और आज जिनकी सरकार है, जो लोग शासक है, वो आज भी ओबीसी को इंसाफ नहीं देना चाहते। और इसीलिए मान्यवर कांशीराम जी ने यह कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमें आरक्षण की आइडियोलॉजी दी, शाहू महाराज ने आरक्षण की नीति बनाई, उस पर अमल करके दिखाया। अमल करते हुए उन्होंने कानून बनाए कि यदि बहुजन समाज के लोग, जिन्हें कभी भी आरक्षण में या किसी भी प्रकार का जब उन्हें मौका नहीं मिला, और यदि वो अपॉइंट होते हैं, तो उनके साथ इंसानियत का व्यवहार होना चाहिए। ये व्यवहार करना नहीं चाहता है, जिसकी इच्छा नहीं है, ऐसे कर्मचारियों ने, ऐसे अधिकारियों ने 1.5 महीने के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर अपनी नौकरी का इस्तीफा दे देना चाहिए। उसे कोल्हापुर गवर्नमेंट, शाहू महाराज का प्रशासन, शाहू महाराज की गवर्नमेंट पेंशन नहीं देगी। यानी इम्प्लीमेंटेशन करो, यदि इम्प्लीमेंटेशन करने की इच्छा तुम्हारी नहीं है तो इस्तीफा दे दो, और वो भी 1.5 महीने के अंदर। इस प्रकार के एकदम अनुशासित, बहुत डिसिप्लिन के साथ में शासनादेश शाहू महाराज ने निकालकर 20 साल के अंदर 1902 से लेकर 1922 तक, जहां पर ओबीसी के लोग या बहुजन समाज के लोग केवल 5% के नीचे थे, जब उन्होंने आरक्षण नीति का अमल किया कड़ाई से, तो 72% तक उनकी भागीदारी कोल्हापुर शासन में हुई, कोल्हापुर के प्रशासन में। तो इसीलिए बाबा मान्यवर कांशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करके उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार जब पहली बार बनाई, तो उन्होंने भागीदारी भवन की कंसेप्ट अमल में लाई। जब उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में एससी के आईएएस है, ट्राइब के आईएएस आईपीएस है, लेकिन ओबीसी के हमारे भाई कहीं पर भी आईएएस और आईपीएस के रैंक में दिखाई नहीं देते, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बहन मायावती के नेतृत्व में जब सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की पहली बार उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने भागीदारी भवन का वहाँ निर्माण किया। ओबीसी के लोगों को वहाँ रिजर्वेशन दिलाया गया, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई ताकि ये आईएएस और आईपीएस बने और शासन और प्रशासन का हिस्सा बनने के लिए आगे आए। इस प्रकार की नीति मान्यवर कांशीराम जी ने वहाँ पर अमल में लाई। और इसीलिए आज के इस मौके पर हमारे ओबीसी के भाइयों ने मान्यवर कांशीराम जी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए कि इस महापुरुष ने हमें इंसाफ देने के लिए अपने मूवमेंट का बहुत बड़ा वक्त, बहुत बड़ा समय ओबीसी के भलाई के लिए दिया। मान्यवर कांशीराम जी ने अपने आंदोलन में 4 महापुरुषों को अपने मूवमेंट का सैद्धांतिक आधार के रूप में स्वीकारा। जो भी उन्होंने पत्रक निकाले उस समय, जो भी प्रोग्राम के उन्होंने पम्पलेट निकाले, उसमें 4 महापुरुषों को हमेशा उन्होंने सम्मान दिया। महात्मा फुले, शाहू महाराज, पेरियार और बाबा साहब, ये चारों भी महापुरुष मनुवाद के खिलाफ
आंदोलन लड़ चुके हैं, सभी ने अपना योगदान दिया है। एक ही रास्ते पर चले, हमें इंसानियत का रास्ता मजबूती के साथ भारत में प्रस्थापित करना है, मानवता का यहाँ बोलबाला करना है, यहाँ विज्ञान आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ भाईचारा प्रस्थापित होना चाहिए। जानबूझकर कराए हुए जो दंगे और धोपे है उस पर अंकुश लगाना है और आपस में मेल मिलाप के साथ, इंसानियत के साथ इस देश में एक अच्छा माहौल बनाना है, जहाँ सभी लोग सुख और चैन से रहे, शांति के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आज माननीय कांशीराम जी के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के माध्यम से 4 बार सरकारें बनी और चारों बार जो अशोका के ज़माने में स्तंभ खड़े किए जाते थे, शिलालेख बनाए जाते थे, जो अशोका ने लिखा था, जो आदेश उन्होंने दिए थे, उस आदेशों पर उनका शासन और प्रशासन काम करता था। उसी धरती पर उसी प्रकार से यदि आप लोगों ने लखनऊ का दौरा किया होगा तो देखा होगा आपने, बड़े बड़े स्तंभ खड़े किए गए हैं, बड़े बड़े शिलालेख तैयार किए गए हैं और उसमें महात्मा फुले, शव महाराज, पेरियार, नारायणा गुरु, बिरसा मुंडा, संत घासीदास, संत रविदास, संत कबीर, गड़गे बाबा, रमाई, ये तमाम हमारे महापुरुष जो है, हमारे उद्धार करता है, उन्हें याद किया गया है, उनके विचारों को वहाँ प्रस्तुत किया गया है। आने वाली पीढ़ी ये देखे, ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने हमारे लिए आंदोलन किया है, इन्होंने हमें दिशा दिखाई है, इन्होंने हमको जगाया है, हमें इन्होंने मनुवाद से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया है। ये सब शिलालेखों के माध्यम से, स्तंभ लेखों के माध्यम से बहुजन समाज की सरकार ने उत्तर प्रदेश में माननीय कांशीराम जी के दिशा निर्देश में करके दिखाया। आज भी ताज्जुब होता है, आज भी ताज्जुब होता है कि लोकतंत्र के माध्यम से, भारतीय संविधान के माध्यम से ये सब किया जा सकता है। आवश्यकता है सही दिशा में समाज को जगाने की, समाज को सही रास्ते पर लेके जाने की। तो आज मान्यवर कांशीराम जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार है, उनका नेतृत्व है, उनका त्याग है, उनका समर्पण भाव है, उनकी एक बहुत बड़ी सोच है बहुजन समाज बनाने की। बहुजन समाज में अनेक जातियां हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने कोलालमपुर में जो भाषण दिया था 10 और 11 अक्टूबर 1998 को, वो भाषण आज हमारा सभी का मार्गदर्शन कर रहा है। ये मार्गदर्शन हमने अपने तक सीमित नहीं रखना है, तो जन जन तक पहुंचाना है। बाबा साहब ने कहा था कि जाति का विनाश होना चाहिए। असली जिंदगी में माननीय कांशीराम जी ने कोलालमपुर के भाषण में कहा कि हमें जातियां तोड़ना है, जातियों का विनाश करना है, लेकिन कब होगा ये, कब संभव होगा? समाज और जाति, क्या समाज का हर तबका जाति को छोड़ना चाहता है कि जातियों को लेकर ही वो चलता है अपनी जिंदगी में? हमारे कहने से जातियां कैसे खत्म हो सकती है? जातियां बनी रहे, ऐसी सोच रखने वाले लोग ऊपर के तबके में बैठे हैं। वो कभी भी जातियां खत्म करने के लिए आंदोलन नहीं चलाए थे, वो कभी भी जातियों का विनाश करने के लिए कोई कॉन्फ्रेंसेस अरेंज नहीं करते हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने कोलालमपुर के उस भाषण में ये मुद्दा उठाया था कि आवश्यकता किसकी है? हमारे जैसे पिछड़े समाज के लोगों की है, जिनका जाति के नाम पर अपमान होता है, जाति के नाम पर उन्हें सभी प्रकार के बराबरी के अधिकार उन्हें नकारे जाते हैं, जाति के नाम पर उनका इंसल्ट होता है, जाति के नाम पर उनको मौके नहीं दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ जाति के नाम पर कुछ लोगों को सम्मान मिलता है, सभी प्रकार के सुख और चैन मिलते हैं, मान सम्मान मिलता है। और दूसरी तरफ जाति व्यवस्था के कारण 85-90% लोगों को अपमानित होना पड़ता है। तो जातियाँ किसे खत्म करनी है? किसे चाहिए जाति का अंत? जो अपमानित हुए हैं जाति के नाम पर, लेकिन जाति के नाम पर अपमानित होने के बावजूद भी जाति यही पहचान है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा ज्योतिराव फुले ने, शव महाराज ने जातियों का ही हथियार इस्तेमाल करके जाति के आधार पर ही आरक्षण की वहाँ पर आधारशिला रखी थी। जात संख्येच्या प्रमाणात कामे नियमाती ही खरी न्यायाची रीति। जात संख्येच्या प्रमाणात मतलब कई जातियाँ उस समय भी अस्तित्व में थी, आज भी हुआ है। ज्योतिबा फुले ने जाति का आधार वहाँ पर भागीदारी देने के लिए बनाया। शव महाराज ने भी जाति के आधार पर आरक्षण दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से जाति के आधार पर वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिमांड की।
कि ये जातियां है जिन्हें आज भी पॉलिटिकल मान्यता नहीं है, इन्हें वहाँ मान और सम्मान नहीं है। ये जातियों को उन्होंने नोटिफाई करने के लिए कोशिश की, जिसका भारत के दूसरे संविधान में, भारत का पहला संविधान 1919 का एक्ट माना जाता है, फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919। दूसरा संविधान भारत का 1935 का जो लॉ, सेकंड इंडिया एक्ट 1935, जिसमें अछूतों की जनगणना हुई, उन्हें एक सूची में लिया गया, शेड्यूल बनाए गए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में लगभग 1500 जातियां सम्मिलित की गई भारत की, और शेड्यूल ट्राइब में 1000 जातियां। ऐसे 2500 जातियों का एक भाईचारा आरक्षण के माध्यम से, शेड्यूल के माध्यम से बाबा साहब ने बनाया। और 3743 जातियां ओबीसी के माध्यम से, मंडल कमीशन के माध्यम से सामने आई। ऐसी 6000 जातियां भारत में आज भी अपना संघर्ष कर रही है, अपने मान्यता के लिए संघर्ष कर रही है। और इसीलिए बाबा मान्यवर कांशीराम जी का जो जीवन है, मिशन है कि भाईचारा बनाओ, आपस में भेदभाव ना करते हुए, किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना करते हुए, ये समाज में भाईचारे की एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी समाज के सामने हमने लानी चाहिए। और उसी बंधन में रहकर हमारा शासन और प्रशासन में हिस्सा कैसे मिले, शासन और प्रशासन हमारे हाथ में कैसा आए, लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से। तो इसीलिए मान्यवर कांशीराम जी का जो मैसेज है वो है बहुजन समाज बनाओ। बहुजन समाज बनने से ही हमारी तकदीर बदल सकती है। बहुजन समाज हुक्मरान बन सकता है, और ये हुक्मरान बनकर ऐसे शासन और प्रशासन का निर्माण करना है जो सम्राट अशोक के भारत जैसा होगा, जो प्रबुद्ध लोग होंगे, बुद्धिमान लोग होंगे, विज्ञान को मानने वाले लोग होंगे, किसी भी प्रकार का आपस में भेदभाव न मानने वाले लोग होंगे, प्रजातंत्र का सम्मान करने वाले लोग होंगे। और ये तमाम बातें मान्यवर कांशीराम जी के जीवनी से हमें पढ़ने के लिए मिलती है, सीखने के लिए मिलती है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मान्यवर कांशीराम जी ने अपनी ज़िंदगी के लगभग 40 साल समाज को दिए, समाज को समर्पित कर दिए। और इसीलिए जब उनका देहांत हुआ 9 अक्टूबर 2006 को, तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर एक चित्र बनाया था, जिस चित्र पर ये दिखाया गया था कि भारत का बहुजन समाज का व्यक्ति, मजदूर आदमी, किसान आदमी, काम करने वाला आदमी राज सिंहासन पर विराजित हुआ है, और मान्यवर कांशीराम जी उसे आशीर्वाद देकर इस दुनिया से जा रहे हैं। इस प्रकार का चित्र, यानी मान्यवर कांशीराम जी के जीवन से ये हमें स्पष्ट रूप से सीखने के लिए मिला है कि असंभव बात भी संभव हो सकती है। उसके लिए नेतृत्व का समर्पण, नेतृत्व की ईमानदारी, नेतृत्व का त्याग और नेतृत्व का वो आलेख विचार उनका, जिस पर करोड़ों लोग चलते हैं, प्रेरित होते हैं और उस रास्ते को छोड़ते नहीं हैं। आज भी मान्यवर कांशीराम जी के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग आज भी अपना योगदान समाज को जगाने के लिए दे रहे हैं। इस मौके पर मैं आप सभी को मान्यवर कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण के दिन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ, और आप सभी से मैं विदाई लेता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम।